चलो तो हम बात कर रहे हैं थर्मोडायनामिक्स एंड थर्मोकेमिस्ट्री। इसको आज हम स्टडी करने वाले हैं, राइट। ये शुरू कर रहा हूँ चैप्टर। अब थर्मोडायनामिक्स क्या है, यानी साइंस की वो ब्रांच जिसमें डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी उनके इंटर कन्वर्जन की हम बात करते हैं। हाँ सर। यानी डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी उनका इंटर कन्वर्जन, उसे हम कहते हैं थर्मोडायनामिक्स। हाँ सर। थर्मोडायनामिक्स में क्या क्या चीजें हैं? जीरो लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ और थर्ड लॉ। ये चीजें हमें थर्मोडायनामिक्स में डिस्कस करनी है। हाँ सर। थर्मोडायनामिक्स की एप्लीकेशन क्या है? हम रिएक्शन की फीजिबिलिटी पता कर सकते हैं। फीजिबिलिटी का मतलब ये है कि अगर मैं पढ़ा रहा हूँ तो रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा। हाँ पढ़ा सर। रहा हूँ मतलब रिजल्ट आना चाहिए, मतलब हाँ। रिएक्शन इज फीजिबल, अच्छा। राइट। हाँ नहीं सर। आ रहा है तो नॉट फीजिबल। हाँ। तो गिवन डायरेक्शन में अगर कोई रिएक्शन दे रखी है, वो होगी या नहीं होगी, तो उसे कहते हैं फीजिबिलिटी। अगर रिएक्शन हो रही है तो उसमें क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं, क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं रिएक्शन में, कौन से फैक्टर्स हैं जो उसको अफेक्ट करते हैं। जब केमिकल रिएक्शन होती है तो केमिकल रिएक्शन में ये डिफरेंट टाइप के इक्विलिब्रियम होते हैं। 3 टाइप के इक्विलिब्रियम होते हैं। कौन कौन सा? मटेरियल इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम, ठीक। अब थर्मल इक्विलिब्रियम में क्या होता है कि टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है। केमिकल इक्विलिब्रियम में क्या होता है? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, राइट। तो वो भी हम यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं। हाँ। अब लिमिटेशन क्या है? लिमिटेशन है कि बल्क पर यूज कर सकते हैं हम, एक सिंगल पार्टिकल पर नहीं होता। थर्मोडायनामिक्स यूज नहीं होता है, ठीक है ना। इंडिविजुअल पार्टिकल पर हम इसको अप्लाई नहीं कर सकते, पूरे सिस्टम पर अप्लाई कर सकते हैं। तो थर्मोडायनामिक्स में एक और लिमिटेशन है कि रिएक्शन जो कंप्लीट हो रही है या इक्विलिब्रियम में लगने वाला जो टाइम है वो कैसे कैलकुलेट किया जाए, वो यहाँ से हमें पता नहीं लगता है। जैसे एक रिएक्शन दे रखी है, A+B से C+D बना, E+F से G+H बना। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू एक में 10⁻³ है, एक में 10⁻³ है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी तो हम ये कहेंगे कि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में उतनी ज्यादा है। हाँ सर। ये तो है, बस हम यहाँ ये पता नहीं कर सकते वो किस रेट से फॉरवर्ड में ज्यादा है, वो रेट हम पता नहीं कर सकते हैं। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू गिवन रिएक्शन के लिए जितनी ज्यादा होगी, यानी प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन उतना ज्यादा होगा और रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन उतना ही कम होगा। क्या ये बात सभी को क्लियर हो गई? हाँ सर। यस सर। ठीक। अब यहाँ पर थर्मोडायनामिक्स में कई टर्म्स होती हैं। देखिए मैं यहाँ पर स्क्रीन इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि नहीं तो मुझे बहुत सारी थ्योरी है, थ्योरी पार्ट यहाँ पर लिख लिख के बताना पड़ेगा, उसमें टाइम ज्यादा लगता है। हाँ सर। अब टर्म्स टू बी यूज्ड इन थर्मोडायनामिक्स में नंबर 1 है सिस्टम। जैसे आप क्या हो गए सिस्टम, जिसको हम स्टडी करने वाले हैं, ऑब्जर्व करने वाले हैं, तो आप सिस्टम हो गए। वो आपके अलावा जो भी पार्ट होगा वो क्या कहलाएगा? सराउंडिंग कहलाएगा। हाँ तो सर। यूनिवर्स का वो पार्ट जिसकी हम स्टडी करने वाले हैं, उस पार्ट को हम क्या कहते हैं? सिस्टम कहते हैं, राइट। कोई मॉलिक्यूल हो गया, आप फुटबॉल खेल रहे हैं तो फुटबॉल आपका सिस्टम हो गया। बचा हुआ पार्ट क्या कहलाएगा? सराउंडिंग कहलाएगा। सिस्टम और सराउंडिंग मिलकर क्या बनाते हैं? यूनिवर्स बनाते हैं। यानी आत्मा और शरीर मिलकर क्या बनाती है? बॉडी बनाती है। बॉडी को यूनिवर्स मान लीजिए, ठीक है ना। तो सिस्टम और बचा हुआ पार्ट क्या है? सराउंडिंग है। दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? पूरा यूनिवर्स, ब्रह्मांड बना देते हैं। यूनिवर्स में 2 चीज यहाँ पर क्लियर होगी, सिस्टम और सराउंडिंग। तो सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में यहाँ पर एक बाउंड्री होती है जो सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करती है। अब बाउंड्री कैसी भी हो सकती है, रियल भी हो सकती है, इमेजिनरी भी हो सकती है। हम बोल सकते हैं कि हमारे शरीर और आत्मा के बीच में बाउंड्री है, हाँ ना। बस वो इमेजिनरी है, ऐसे कोई बाउंड्री वहां फिक्स नहीं है कि यहाँ से आत्मा का रास्ता शुरू होता है। तो वहां पर एक होर्डिंग लिखा रहेगा, लगा रहेगा। जैसे हमें मालूम है कि यहाँ से 16 किलोमीटर ऊपर, अर्थ सरफेस से 16 किलोमीटर ऊपर ओजोन की लेयर है, ये हमें मालूम है। ये वाली पीडीएफ मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा, और वैसे भी आप लोगों के पास पीडीएफ है, मटेरियल है। तो अर्थ सरफेस से 16 किलोमीटर ऊपर क्या है? ओजोन की लेयर है। तो क्या 16 किलोमीटर ऊपर वहां पर कोई होर्डिंग लगा हुआ है कि ओजोन को सीमा में आपका स्वागत है? नहीं सर।
वहां झंडे गड़े हुए हैं, ओजोन की सीमा में स्वागत है। एक फड़ फड़ के किसकी आवाज आ रही है, ध्यान रखो। तो अब यहाँ पर ओजोन की सीमा में आपका स्वागत है। ऐसा भी नहीं है कि वहां से जब आप अर्थ पर आने की कोशिश करें तो वहां पर आपका लिखा रहेगा, वहां पर लिखा हुआ है कि अब ओजोन की सीमा समाप्त होती है, ठीक है ना, भारतीय सीमा स्वागत है, ठीक है ना। तो एक बाउंड्री कौन सी कहलाती है, बालको इमेजिनरी बाउंड्री कहलाती है। रियल बाउंड्री क्या होती है, रियल बाउंड्री का मतलब क्या है कि जैसे बलून और गैस के बीच में जो बाउंड्री है वो क्या होगी, रियल बाउंड्री हो गई। रूम और रूम के चारों तरफ क्या है, दीवार है, कौन सी बाउंड्री हो गई है, रियल बाउंड्री, रियल बाउंड्री हो गई। अब बाउंड्री अगर रियल है तो रिजिड भी हो सकती है और फ्लेक्सिबल भी हो सकती है, राइट। अब रिजिड का मतलब क्या हो गया, जैसे दीवार क्या है, रिजिड है। फ्लेक्सिबल का मतलब क्या है, जैसे कि बलून, बलून कैसा होता है, फ्लेक्सिबल होता है, ठीक। तो फ्लेक्सिबल भी हो सकती है। अब बाउंड्री और भी देखिए कैसे हो सकती है, एडियाबैटिक यानी नॉन कंडक्टिंग। नॉन कंडक्टिंग का मतलब क्या है, ना तो हीट देगा ना ही हीट लेगा। या डाइथर्मिक यानी कंडक्टिंग, क्या होगा उसमें, या तो देगा या लेगा, यानी कुछ भी कर सकता है। जैसे कि आप एक काम करिए, गैस पे तवा रख दीजिए, तवा जिसपे आप रोटी सेकते हैं, ठीक है ना, गैस चालू कर लीजिए, उसके ऊपर बैठ जाइए, तो इससे आपको क्या पता लगेगा कि तवा एडियाबैटिक है कि कंडक्टिंग है, क्या पता लगेगा, सर वो कंडक्टिंग है, कंडक्टिंग है, पता लग जाएगा। क्लियर है ना, क्यों, क्योंकि उससे हीट ट्रांसफर होकर के आपकी बॉडी में जाएगी, राइट। इतनी बात क्लियर हो गई। तो हमने क्या क्या अभी देखा, सिस्टम देखा, सराउंडिंग देखा, थर्मोडायनेमिक्स देखा कि थर्मोडायनेमिक्स बल्ब पर ही लगता है। और थर्मोडायनेमिक्स का मतलब क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी, उनका इंटर कन्वर्जन क्या कहलाता है, थर्मोडायनेमिक्स कहलाता है, ठीक है ना। थर्मोडायनेमिक्स का हमने भी देखा है, फिजिबिलिटी हम पता कर सकते हैं कि रिएक्शन होगी कि नहीं होगी, ठीक है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ कि भैया आपका रिजल्ट आएगा, लेकिन मैं ही पढ़ा रहा हूँ, आप नहीं पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, रिजल्ट नहीं आएगा, रिएक्शन इज नॉट फीजिबल, ठीक है। और इतना ध्यान रखना, मैं तो बिल्कुल जोर जोर से बोलूंगा कि इस साल अगर आप अच्छा रिजल्ट नहीं ला सकते तो आपसे अभागा दुनिया में कोई दूसरा नहीं होगा, ठीक है ना। इतनी सुविधाओं के साथ भी अगर आप रिजल्ट नहीं ला सकते हैं तो देख लेना। टाइप्स ऑफ सिस्टम, अब सिस्टम की हम बात करेंगे। हमने देखा सिस्टम और सराउंडिंग दो चीजें होती हैं जिसकी हम स्टडी कर रहे हैं, वो कहलाता है सिस्टम। उसके अलावा जो बचा हुआ पार्ट है वो कहलाता है सराउंडिंग। दोनों के बीच में होती बाउंड्री, जो रियल हो सकती है, इमेजिनरी हो सकती है, फ्लेक्सिबल हो सकती है, रिजिड हो सकती है, कंडक्टिंग हो सकती है, एडियाबैटिक हो सकती है, डाइथर्मिक हो सकती है। एडियाबैटिक का मतलब है ना तो हीट देगा ना ही हीट लेगा। थर्मस में रखी हुई चाय, थर्मस के ऊपर आप बैठ जाइए, कुछ भी नहीं होगा। थर्मस से पानी भर दीजिए, आप फ्रिज में रख दीजिए, पानी फ्रीज होने वाला नहीं है, राइट। और डाइथर्मिक, डाइथर्मिक का मतलब हीट लेगा देगा। प्लास्टिक की बोतल में पानी रख करके फ्रिज में रख दीजिए, पानी ठंडा हो जाएगा। अब टाइप्स ऑफ सिस्टम, अब हम बात करते हैं सिस्टम के टाइप्स। पहला ओपन सिस्टम, जैसे हमारी बॉडी क्या है, ओपन सिस्टम है। ओपन सिस्टम क्या, मास और एनर्जी दोनों का एक्सचेंज करे, किसका एक्सचेंज करे, मास और एनर्जी दोनों का एक्सचेंज करे। आपकी बॉडी क्या है, ओपन, ठीक है ना, राइट। क्या करते हैं, सुबह से क्या करते हैं, दिन भर पेट में डालते हैं, सुबह से निकालते हैं, क्या है, ओपन सिस्टम है। मास का क्या होता है, एक्सचेंज होता है, वो एनर्जी तो एक्सचेंज होती है। तो लिविंग सिस्टम क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या है, ओपन सिस्टम। ये बात समझ में आ गई। जैसे खोलते हुए तपेली में दूध आप गर्म करते हैं, तो दूध गर्म करते हैं तो अगर उसका ढक्कन खुला हुआ है तो क्या होगा, ढक्कन खुला हुआ है तो देखिए वेपर भी बाहर निकलेगी और हीट भी एक्सचेंज होगी, ओपन सिस्टम हो गया। दूसरा क्लोज सिस्टम, अब उसके ऊपर क्या करिए, ढक्कन ढक दीजिए। ढक्कन ढक दोगे तो क्या होगा, बोलिए, अमाउंट तो बाहर नहीं जाएगी, यानी वेपर तो बाहर नहीं जाएगी। अब हीट जा रही है कि नहीं जा रही है, तो एक काम कर, ढक्कन के ऊपर आप बैठ जाइए, पता लग जाएगा। बस ढक्कन किसका होना चाहिए, कंडक्टिंग होना चाहिए। तीसरा आइसोलेटेड सिस्टम, अगर आइस को अगर हम थर्मस में रख दें तो दोनों चीजें एक्सचेंज नहीं होगी, ना तो अमाउंट एक्सचेंज होगी, ना मास एक्सचेंज होगा, ना ही हीट एक्सचेंज होगी, राइट। तो तीन टाइप के हमने सिस्टम देखे, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। ओपन सिस्टम का मतलब क्या, दोनों चीजें एक्सचेंज हो रही हैं। क्लोज सिस्टम का मतलब क्या है, सिर्फ और सिर्फ
हीट एक्सचेंज होती है, मास नहीं। और आइसोलेटेड का मतलब क्या, दोनों ही एक्सचेंज ना हो, ठीक है ना। तो देखो जो एक्सचेंज सिस्टम है वो आत्मा का परमात्मा के साथ, परमात्मा का आत्मा के साथ चलता रहता है एक्सचेंज सिस्टम। सिस्टम का सराउंडिंग के साथ सिस्टम देगा, सराउंडिंग लेगा, सराउंडिंग देगा, सिस्टम लेगा, ठीक है ना। एक देगा दूसरा लेगा, एक देवीलाल एक मांगीलाल, देवीलाल प्लस मांगीलाल इक्वल टू यूनिवर्स। तो पहले वाले में देखिए धर्मशाला है, मैटर भी एक्सचेंज हो रहा है, और दूसरा देखिए मैटर भी एक्सचेंज हो रहा है और एनर्जी भी एक्सचेंज हो रही है, धर्मशाला है। दूसरे में क्या हो रहा है, देखिए ये वन वे सिस्टम है, मैटर एक्सचेंज नहीं हो रहा है लेकिन एनर्जी एक्सचेंज हो रही है। तीसरे में कोई भी एक्सचेंज नहीं हो रहा है, क्या कहलाएगा, आइसोलेटेड सिस्टम कहलाएगा। ये बात समझ में आ गई। यूनिवर्स का मतलब, ये ओपन सिस्टम का मतलब आप समझ गए हैं, ओपन वेसल, वाटर बॉइलिंग इन ओपन वेसल। क्लोज सिस्टम का मतलब क्या है, उसके ऊपर आपने क्या कर दिया, ढक्कन ढक दिया है। वो आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब क्या है, उसको हमने किस में रख दिया है, आइस बॉक्स में रख दिया है। हैप्पी। हाँ सर। अब यस सर। स्टेट ऑफ सिस्टम का मतलब क्या है, कंडीशन जिसमें कि सिस्टम प्रेजेंट है उसे हम कहते हैं स्टेट। जैसे आपकी मेंटल स्टेट, किस कंडीशन में आप प्रेजेंट है। अगर मैं आपको सिस्टम मान लूं तो मुझे मालूम है आपकी स्टेट बड़ी बेकार है, ठीक है ना, मेंटली आप लोग स्टेबल ही नहीं है। तो देखिए स्टेट ऑफ सिस्टम क्या है, कंडीशन ऑफ द सिस्टम को हम क्या कहेंगे, स्टेट ऑफ सिस्टम। कैसे डिफाइन करेंगे, कुछ ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टी से डिफाइन करेंगे। जैसे आपके लिए हमें क्या नजर आएगा, पढ़ रहे हो, कैसे पढ़ रहे हो, ठीक, नेचर आपका क्या है, यही चीजों को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। आपके दिमाग में मतलब भेजे में क्या चल रहा है वो हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते, क्योंकि हम अंतर्यामी नहीं है। तो वो क्या कहलाएंगी, वो क्या कहलाएंगी, सिस्टम की प्रॉपर्टी, यानी आपकी प्रॉपर्टी जिसे हम आपको देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक। गुस्सा कर रहे हो, चिल्ला रहे हो, बॉडी का टेम्परेचर क्या है, ये हम पता कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टी क्या है, जो मेजरेबल प्रॉपर्टी क्या है, जैसे प्रेशर हो गया, सिस्टम का वॉल्यूम, टेम्परेचर, अमाउंट कितनी है, इलास्टिसिटी, हीट कैपेसिटी, ये सब चीजें क्या कहलाती हैं, क्या कहलाती हैं। इससे हम सिस्टम क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं, इससे पता लगता है, ठीक है ना। हाँ सर। तो ये बात समझ में आ गई। अब यहाँ देखिए दो टाइप की प्रॉपर्टी आती है यहाँ पर, एक स्टेट फंक्शन आता है, एक पाथ फंक्शन आता है। स्टेट फंक्शन का मतलब है कि अगर वो सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट पर डिपेंड करे उसे हम कहते हैं स्टेट फंक्शन। जैसे अभी आपने क्या करा था, 12th का सेशन मार्च से आपने पढ़ना शुरू करा, एग्जाम आपकी फरवरी लास्ट है, मार्च मान लीजिए एनटीए का फर्स्ट फेज है। आपने साल भर क्या किया कोई मतलब नहीं, लेकिन अगर आपका रिजल्ट आ गया मार्च टू मार्च में, इनिशियल ए था और फाइनल ए है, ठीक, यहाँ पढ़ना जीरो था, यहाँ बीच में पढ़ना जीरो था, यहाँ रिजल्ट आ गया। तो बस हमें तो फाइनल और इनिशियल का डिफरेंस देखना है। जो सिर्फ इनिशियल और फाइनल पर डिपेंड करें वो क्या कहलाएगा, स्टेट फंक्शन। लेकिन बीच में आपने क्या घोटाले किए हैं, ठीक है ना, उस पर भी डिपेंड करे तो क्या कहलाता है, पाथ फंक्शन। तो स्टेट फंक्शन का मतलब क्या है, इसे हम पॉइंट फंक्शन भी बोलेंगे, जो पॉइंट पर डिपेंड करता है, सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट पर डिपेंड करता है, रास्ते पर डिपेंड नहीं करता है, ठीक। आपने शुरू में पढ़ना शुरू करा, साल भर नहीं पढ़ा, फिर पढ़ना शुरू कर दिया, रिजल्ट फाइनल, स्टेट फंक्शन। लेकिन अगर बीच बीच में एग्जाम होती, हर महीने हर 10 दिन में, उस पर भी रिजल्ट डिपेंड करता तो पाथ फंक्शन कहलाता, नहीं पढ़ा रिजल्ट जीरो। तो अगर जैसे मान लीजिए इंदौर में आपको एमबाय जाना है, एमबाय कैसे जाओगे, एमबाय हॉस्पिटल कैसे जाओगे, हैं, गाड़ी से सर। नहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप बीच रास्ते में रोड पे खड़े हो जाइए जहाँ ट्रैफिक हो, कोई भी आपको एमबाय पहुंचा देगा। हाँ सर जी। बस कंडीशन है, जब जब ग्रीन लाइट चालू हो और बीच में रोड में आप कहीं से आकर के घुस जाओ, ठीक है ना, एमबाय को ही पहुंचा देगा। तो आपको यहाँ से एमबाय जाना है तो कैसे, हमें कोई मतलब नहीं, यहाँ से चले एमबाय हॉस्पिटल पहुंचे, बस इन दोनों पर जो डिपेंड कर रहा है वो कहलाता है स्टेट फंक्शन। जो इस रास्ते पर भी डिपेंड करे वो कहलाता है पाथ फंक्शन। तो दो टाइप के फंक्शन हो गए, एक स्टेट फंक्शन, एक पाथ फंक्शन। तो स्टेट फंक्शन में क्या है, सिर्फ हम इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट का डिफरेंस पता कर सकते हैं, ना हम इनिशियल पता कर सकते हैं ना फाइनल पता कर सकते हैं, सिर्फ इसका हम डिफरेंस पता कर सकते हैं, वो क्या कहलाता है, स्टेट फंक्शन। हाँ सर। तो जैसे कौन कौन से स्टेट फंक्शन, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, गिब्स एनर्जी, एंट्रोपी, ये सब स्टेट फंक्शन है।
इनको हम पढ़ने वाले हैं। हाँ सर। जैसे कि आप फिजिक्स में पढ़ते हैं कि डिस्प्लेसमेंट क्या है, स्टेट फंक्शन है, डिस्टेंस क्या पाथ फंक्शन है। पाथ डिस्प्लेसमेंट में तो आपने क्या करा, यहाँ से यहाँ गए, ठीक, यहाँ वापस आ गए, तो यहाँ से फाइनल और इनिशियल का डिफरेंस इतना, ये कहलाएगा स्टेट फंक्शन। और डिस्टेंस में क्या होता है, यहाँ गए फिर यहाँ आए, तो सब ऐड होगा, पहले ये जाएगा फिर ये ऐड होगा, वो कहलाएगा क्या, पाथ फंक्शन। क्या इतनी बात सभी को क्लियर हो गई? हाँ किसी सर। कोई डाउट? नहीं सर। आगे बढ़ जाते हैं। हाँ सर। अब यहाँ पर देखिए, ये हम कैसे पता करें कि सिस्टम स्टेट फंक्शन है या फिर पाथ फंक्शन है, ये कैसे पता करें? जैसे हमारे पास देखिए एक वेसल है, उसका वॉल्यूम क्या है, 1 लीटर है, टेम्परेचर 300 केल्विन है, प्रेशर 180 है, ठीक। अब क्या किया इसमें क्या किया, टेम्परेचर बढ़ा दिया, प्रेशर बढ़ा दिया, टेम्परेचर बढ़ा दिया, प्रेशर बढ़ा दिया। ये क्या, हीट कैपेसिटी, जो अभी हम आगे बात करेंगे, ठीक। तो इसमें देखिए फाइनल टेम्परेचर चेंज हो गया, फाइनल प्रेशर चेंज हो गया, लेकिन वॉल्यूम दोनों में अभी भी कांस्टेंट है, वॉल्यूम दोनों में अभी भी कांस्टेंट है। तो इसमें हीट अलग रहेगी, इसमें हीट एक्सचेंज अलग होगी। हीट एक्सचेंज अलग होगी, तो हीट एक्सचेंज क्या है एक्चुअल में, वो क्या है, पाथ फंक्शन है। तो जब भी हम स्टेट फंक्शन को पता करना है हमें, तो स्टेट फंक्शन को पता करने के लिए तरीका क्या है, 3 कंडीशन वहां पर फुलफिल होनी चाहिए। पहली कंडीशन क्या है, देखिए वो आपको करने की जरूरत नहीं है, फिर भी बता देता हूं कि इसके लिए नंबर 1 साइक्लिक, जो साइक्लिक, यहीं पर देख लें, पहला पॉइंट, अगर स्टेट फंक्शन या नहीं है तो जैसे मान लीजिए कोई फंक्शन ले लें हम, कौन सा ले लें, ये फंक्शन है, किसका है, एक्स और वाई का है, तो इसका ए और बी से जो इंटीग्रेशन है वो किसके इक्वल होना चाहिए, बी माइनस ए के इक्वल होना चाहिए, फर्स्ट पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है कि इसका साइक्लिक इंटीग्रेशन 0 होना चाहिए, और तीसरा है रेसिप्रोकल यूलर्स रेसिप्रोसिटी थ्योरम ओबे करना चाहिए। अब उसको बाद में अपन समझेंगे, ठीक। यूलर्स रेसिप्रोसिटी सिस्टम, ये सिर्फ समझने के लिए, बाकी इस पे से आज तक कोई क्वेश्चन नहीं आया हुआ है। तो 3 कंडीशन को फुलफिल करेगा तो उसे हम क्या कहेंगे, स्टेट फंक्शन, राइट। अब यहाँ देखिए चेंज इन स्टेट, हाँ इतनी बात समझ में आ गई। अब स्टेट वेरिएबल्स क्या है, स्टेट वेरिएबल्स क्या है, जैसे प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, स्टेट चेंज करने पर जो प्रॉपर्टी चेंज होती है वो स्टेट वेरिएबल है। हाँ सर। तो स्टेट फंक्शन में अगर चेंज हो रहा हो तो नॉट स्टेट, वो उसको हम क्या बोलेंगे, चेंज इन स्टेट फंक्शन आर नॉट स्टेट फंक्शन। चेंज स्टेट फंक्शन नहीं है। स्टेट फंक्शन क्या है, जैसे गिब्स एनर्जी है, उसका डिफरेंस नहीं। डिफरेंस क्या है, स्टेट फंक्शन को फाइंड कर, मतलब स्टेट फंक्शन को जो ओबे करते हैं उनका सिर्फ हम डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं और कुछ भी नहीं। अब पाथ फंक्शन क्या है, जो पाथ पर डिपेंड करते हैं, जैसे हीट, वर्क, हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ये हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो ये पाथ फंक्शन हो गए जो अलग अलग पाथ पर डिपेंड करते हैं, उसे हम पाथ फंक्शन कहते हैं। अब प्रॉपर्टीज देखिए, 2 टाइप की प्रॉपर्टीज होती, मैं चाहूंगा जो पढ़ाया जाए कल आप लोग बिल्कुल डेफिनेटली तैयार करके लाइए, ये वाला मैं आप लोगों को पीडीएफ दे दूंगा। हाँ सर। ठीक है ना। टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी देखिए, 2 टाइप की प्रॉपर्टी होती है, एक्सटेंसिव और इंटेंसिव। हाँ सर। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, डिपेंड्स ऑन मास, जो मास पर डिपेंड करे उसे कहते हैं हम एक्सटेंसिव। जो सिर्फ नेचर पर डिपेंड करे उसे हम क्या कहते हैं, इंटेंसिव। इंटेंसिव किस पर डिपेंड करता है, नेचर पर डिपेंड करता है। जैसे कि क्या, जैसे कि 1 लीटर अगर पानी है, 1 लीटर पानी का अगर बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है, 1 लीटर पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है, तो बताइए 2 लीटर पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा, 100 लीटर, हाँ 100 डिग्री सेल्सियस। 100। यूनिटरी मेथड मत लगा देना, कुछ मूर्ख लोग यूनिटरी मेथड लगाएंगे। अच्छा 1 लीटर इक्वल टू 100 तो 2 लीटर इक्वल टू 200। सर ने बहुत मस्त यूनिटरी मेथड सिखाई है।
तो बॉइलिंग पॉइंट क्या है, इंटेंसिव वो नेचर पर डिपेंड करता है। पानी का बॉइलिंग पॉइंट चाहे 1 लीटर लो, चाहे 2 लीटर लो, चाहे 1 टैंकर लो, 100 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा, अमाउंट पर डिपेंड नहीं करेगा। और जो अमाउंट पर डिपेंड नहीं करते उसे हम कहते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। और गैस असिस्टेड मैंने कंप्लीट कर दिया। गैस असिस्टेड की थ्योरी 2 दिन के अंदर आप लोग परफेक्ट रिवाइज कर लोगे। हाँ सर। और इक्विलिब्रियम का मैंने होमवर्क दे ही रखा था कि इक्विलिब्रियम की थ्योरी आप परफेक्ट रिवाइज कर लोगे। आप लोगों ने रिवाइज कर ली होगी, यानी इस वीक में सैटरडे तक आपका स्टेट्स ऑफ मैटर, इक्विलिब्रियम, थर्मोडायनामिक्स जितनी मैं थ्योरी करा दूं वो आपकी परफेक्ट हो जाना चाहिए 11th सेशन का। हाँ और दूसरा वो एस ब्लॉक, अभी 11th का पी ब्लॉक भी आने वाला है 2 दिन बाद। हाँ। तो इंटेंसिव समझ में आ गया। मुझे बताइए इस रूम का टेम्परेचर, जिस रूम में आप बैठे हैं, जिस रूम में आप बैठे हैं उस रूम का टेम्परेचर अगर मान लीजिए 20 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, तो अगर मैं इस रूम में पार्टीशन कर दूं तो टेम्परेचर आधा आधा हो जाएगा क्या? नहीं सर, इंटेंसिव है। उतना ही No, रहेगा, ठीक है ना। हाँ नहीं तो सर। कितना अच्छा होता, हम पार्टीशन लेके घूमते गर्मियों में, क्या करते, अच्छा यार बहुत गर्मी लग रही, 2 प्लाई यहाँ पर फंसाई, आधा टेम्परेचर ठंडा ठंडा कूल कूल। ठंड ज्यादा लग रही है, पार्टीशन हटा दो भैया, 20 का 40 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, तो हम तो उबलने लग जाओगे, हाँ ठीक है ना। फिर तो क्या होगा, जैसे पानी उबलता तो भाप निकलती ना, वैसे यहाँ से धुआं निकलने लगेगा, आंखों से धुआं निकलने लगेगा, नाक में से धुआं निकलने लगेगा। कितना अच्छा होता है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। डेंसिटी चाहे 1 ग्राम पानी ले ले, 1 लीटर पानी ले ले, 1 बूंद पानी ले ले, पानी की डेंसिटी 1 ग्राम पर लीटर ही, पर ml ही होती है। तो ये सब क्या है, इंटेंसिव, जो अमाउंट पर डिपेंड नहीं करते, टेम्परेचर, प्रेशर, मोलर हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, डेंसिटी, कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या है, जैसे मैंने आपको एक कप चाय दी, ठीक है ना, हाँ सर। 1 कप चाय दी, अब उसमें चाय आप 1 घूंट पियो या सारी पूरी पूरी पी लो, मुझे बताइए उसका मीठापन मीठापन अलग अलग रहेगा, कम ज्यादा होगा? सर सेम रहेगा। सेम रहेगा। रहेगा। कॉन्सेंट्रेशन क्या इंटेंसिव है। बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, विस्कोसिटी, वेपर प्रेशर, पीएच, ये सब क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। अब एक्सटेंस जो अमाउंट पर डिपेंड करती है, 1 लीटर पानी और 2 लीटर पानी, 2 लीटर का वॉल्यूम ज्यादा हो गया, 2 लीटर का मास ज्यादा हो गया। टोटल हीट कैपेसिटी अमाउंट पर डिपेंड करती है, टोटल इंटरनल एनर्जी अमाउंट पर, एंथैल्पी, गिब्स एनर्जी, एनर्जी और एंट्रोपी, ये चारों के चारों मोल से अमाउंट पर डिपेंड करती है। तो कभी भी आप पता करना हो कि वो इंटेंसिव है कि एक्सटेंसिव है, तो आप तो आधा करके देख लो, अगर वो चीज चेंज हो रही है तो एक्सटेंसिव है, चेंज नहीं हो रही तो क्या है, इंटेंसिव है। Intensive. सभी को समझ में आ गया? हाँ Yes, सर। sir. ठीक है। हाँ अब तुम, सर। हाँ, अब लेक्चर क्या डेली अटेंड नहीं करने वाले, अब ध्यान रखना, मैं अब लेक्चर उसमें डालूंगा ही नहीं, क्योंकि बहुत गंदी आदत होगी, हम वीडियो देख लेंगे, मैं डालूंगा ही नहीं वीडियो, अब देख लो। तो ये बात समझ में आ सर गई। वो किसी रीजन से नहीं कर क्या रहा करें, था। हमारी भी रीजन है, हम भी 1 महीने की छुट्टी लगा के भाग जाए, हम बोल देंगे रीजन है। नहीं सर, सच्ची में। भाई हम तो कितने रीजन नहीं बना सकते, बोलो। हम तो बोल देंगे भैया आज मेरा बर्थडे है, कल मेरी बीवी का है, परसों मेरे बच्चों का है, नरसों पड़ोसी का है, परिवार में 10-20 लोगों के तो बर्थडे मना लूंगा साल भर में, 20-25 छुट्टी तो ये हो गई है, कभी और 10-20 सर फंक्शन नानी बना की लूंगा। तबीयत खराब थी इसलिए वहां अरे पे नानी गए की थे। तबीयत खराब थी बेटा, तो नानी को तो दवाई थोड़ी देनी थी, देनी थी क्या? सर वहां पे कर ही नहीं पा रहे थे अटेंड। है? अगर भाई तुम्हारे नहीं पढ़ने से नानी की तबीयत ठीक हो जाए तो बहुत अच्छी बात बेटा, मैं तो कहता हूँ बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहिए था। भैया किसी की तबीयत खराब है तो बताइए अपन क्या कर सकते हैं, वहां बैठ ही सकते और क्या कर सकते हैं। ये नहीं बोल रहा हूँ कि नानी तबीयत खराब, ठीक है भाई, अपने एहसास बहुत जुड़े हुए होते हैं दादी से, नानी से, वो नहीं कह रहा हूँ मैं, लेकिन हर चीज आप बंद नहीं कर सकते हो ना। अब नानी को अच्छा लगेगा, अब नानी को बोला नानी हमने पढ़ाई नहीं की, तुम्हारी तबीयत खराब थी, तो नानी क्या बोलेगी, बहुत अच्छा किया बेटा, बोलेगी? नो सर। फिर सब चीजें जरूरी है, वो भी करना है, उनकी भी केयर करना है, और हमें ये भी काम करना है। 1 घंटे क्लास होती है। चलिए देखिए क्या आगे बढ़े। तो हम क्या करेंगे, अमाउंट आधी कर देंगे, अमाउंट आधी कर देंगे तो चेंज अगर हो गई, चेंज हो गई तो क्या है, वो एक्सटेंसिव नहीं हुई तो इंटेंसिव। बात समझ में आ गई, हाँ ना? हाँ सर।
हाँ सर। अब हम आते हैं किस पर, थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम पर। थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, जो प्रॉपर्टी हमें नजर आ रही है अगर उसमें कोई चेंज ना हो रहा हो टाइम के साथ तो हम क्या कहेंगे, थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम। जैसे अगर मैं सुबह से शाम तक आप लोगों को देखते ही रहूंगा तुम लोग कैसे पढ़ रहे हो और तुम्हारी पढ़ाई में कोई चेंज ही नहीं आ रहा है, जैसा हम चाहते वैसा हो ही नहीं रहा, तो मैं क्या बोलूंगा, भैया यहाँ तो स्टडी इक्विलिब्रियम हो गया, अब कुछ भी नहीं हो रहा हाँ है। तो हाँ सर। जो प्रॉपर्टी हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, जो प्रॉपर्टी हम मेजर कर सकते हैं, अगर टाइम के साथ साथ उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा हो तो उसे कहते हैं हम थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम, उसे कहेंगे हम इक्विलिब्रियम, सॉरी। अब थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में देखो तीन टाइप के इक्विलिब्रियम एक साथ होते हैं, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम और केमिकल इक्विलिब्रियम। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, ना तो सिस्टम हमारे ऊपर वर्क करे, ना ही में सिस्टम सराउंडिंग के ऊपर वर्क करे, ना ही सराउंडिंग सिस्टम के ऊपर वर्क है, मतलब कोई भी वर्क डन ना हो, उसे क्या कहेंगे, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। यस नो। यस सर। जैसे कि पिस्टन तुमने इसके ऊपर रख दिया, अब पिस्टन ना तो ऊपर जा रहा ना नीचे जा रहा, क्यों, जितना ऊपर धक्का दे रहा है उतना ऊपर वाला नीचे धक्का दे रहा है, तो आप कहां पर, इक्विलिब्रियम में हो। यानी बात वही होगी, जितना हमने 11th पढ़ा था 12th में उतना गमा दिया तो आप इक्विलिब्रियम में आ गए, आपका पिस्टन ऊपर उठा ही नहीं स्टडी का, क्योंकि जितना आपने उठाया था लॉकडाउन में आलस ने उतना ही बर्बाद करके वापस से नीचे ला दिया, क्या हो गया, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम में क्या होता है, जहां पर टेम्परेचर ग्रेडियंट या टेम्परेचर में डिफरेंस ना हो, जो टेम्परेचर यहाँ हो वही टेम्परेचर यहाँ हो, दोनों में डिफरेंस जीरो, क्या कहलाएगा, थर्मल इक्विलिब्रियम। यस नो। यस सर। यस तीसरा सर। केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए ए से बी रिएक्शन हुई, इक्विलिब्रियम में ऐसे दोनों तरफ एरो लगा के हम रिप्रेजेंट करते हैं। मान लीजिए इसका कॉन्सेंट्रेशन 5 मोलर है, इसका 10 मोलर है, टाइम के साथ साथ इनका रेशो यही कही रहे, रेशो यही कही रहे, क्या कहलाएगा, केमिकल इक्विलिब्रियम। यानी जहां पर फॉरवर्ड डायरेक्शन का रेट और बैकवर्ड डायरेक्शन का रेट दोनों क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, उसे हम क्या कहेंगे, थर्मल केमिकल इक्विलिब्रियम। तो तीन टाइप के हमने यहाँ पर इक्विलिब्रियम देखे, कौन कौन से देखे, पहला मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, दूसरा थर्मल, तीसरा केमिकल। मैकेनिकल में क्या होता है, प्रेशर ग्रेडियंट नहीं होगा, प्रेशर ग्रेडियंट डी जीरो, इसका मतलब ना तो कोई सिस्टम पर वर्क होगा ना ही सिस्टम वर्क करेगा, ना मैं पढ़ाऊंगा ना तुम पढ़ोगे, मैकेनिकल। थर्मल में क्या होता है, टेम्परेचर में डिफरेंस जीरो, ठीक है ना, टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया। केमिकल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, जहां पर कॉन्सेंट्रेशन में कोई चेंज ना हो, या फिर रेट ऑफ फॉरवर्ड इक्वल टू रेट ऑफ, क्या इतनी बात समझ में आ गई। हाँ सर। यहाँ Yes, तक sir. किसी को दिक्कत, देखो इतनी चीजें मैं अगर उस पर लिखता राइटिंग पैड पे तो कितना वक्त लगता, फिर मैं जल्दी जल्दी लिखता हूँ तो पटांग राइटिंग आती है। हाँ सर। अब टाइप्स ऑफ थर्मोडायनामिक प्रोसेस ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट या कंडीशन। अब कोई भी प्रोसेस सिस्टम में जो एक स्टेट से जब दूसरे स्टेट में जाता है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, थर्मोडायनामिक प्रोसेस। प्रोसेस समझ में आ गई, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने वाला तो क्या कहलाता, प्रोसेस कहलाता। प्रोसेस कई टाइप के होते हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस, नाम से ही पता लग रहा है, आइसो का मतलब क्या होता है सेम, थर्मल का मतलब होता है टेम्परेचर। तो थ्रू आउट द प्रोसेस टेम्परेचर अगर कांस्टेंट रहे, यानी जितना इनिशियल टेम्परेचर उतना फाइनल टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर में चेंज जीरो हो, तो उसे कहेंगे हम आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोकोरिक, कोरिक का मतलब होता है वॉल्यूम, जहां पर वॉल्यूम कांस्टेंट रहे, वॉल्यूम कांस्टेंट का मतलब चेंज इन वॉल्यूम जीरो, यानी इनिशियल वॉल्यूम इक्वल टू फाइनल वॉल्यूम। सर ये सारे तो स्टेट फंक्शन हुए ना। हाँ, अरे वो स्टेट फाइन वो बाद में बात करेंगे, अभी तो हम क्या देख रहे हैं, प्रोसेस की बात कर रहे हैं। आइसोबारिक प्रोसेस है, बार का मतलब क्या होता है, प्रेशर होता है, बार का मतलब पीने वाला बार नहीं बात कर रहा हूं मैं, नहीं तो उसको सोच सोच के खुश हो जाओ, ठीक है। तो आइसोबारिक प्रोसेस का मतलब जहां पर प्रेशर कांस्टेंट हो, प्रेशर कांस्टेंट हो तो इनिशियल प्रेशर इक्वल टू फाइनल प्रेशर, क्लियर। Yes, sir. तो चेंज इन प्रेशर कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसका तेरी बिल्कुल आवाज नहीं आ रही है अक्षर। एडियाबेटिक में क्या होता है, एडियाबेटिक का मतलब क्या है, ना तो हीट दे ना ही हीट ले, थर्मस में रखी हुई चाय, थर्मस में रखी हुई चाय क्या है, एडियाबेटिक है। Q इक्वल टू क्या है, यहाँ पर कांस्टेंट है, ना ही हीट ले रहा है ना ही हीट दे रहा है। और साइक्लिक प्रोसेस का मतलब क्या है, साइक्लिक प्रोसेस का मतलब
लौट के बुद्धू घर को आए। क्या? लौट के बुद्धू घर को आए, क्या कहलाता है? साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक का मतलब है कि जिस पॉइंट से आपने शुरू करा घूम फिर करके वापस से उसी पॉइंट पर आ जाना, साइक्लिक प्रोसेस, राइट। हाँ तो सर। साइक्लिक Yes, sir. प्रोसेस में जो इनिशियल पॉइंट होगा वही फाइनल पॉइंट है। तो साइक्लिक प्रोसेस में देखिए डेल्टा वी यानी वॉल्यूम में चेंज जीरो, एंथैल्पी में चेंज जीरो। चेंज क्यों जीरो? इनिशियल एंथैल्पी इक्वल टू फाइनल एंथैल्पी, तो चेंज कितना हो गया? जीरो हो गया। जैसे 1 से इसने चलना शुरू करा, कहां पर गया? 2 पर गया, ठीक है, हाय हेलो करी, वापस लौट करके 1 पर आ गया। यस नो? यस सर। कहलाता है साइक्लिक प्रोसेस। आगे बढ़ा जाए? हाँ सर। Yes, sir. ठीक है, क्योंकि बढ़ेगा इंडिया तो पड़ेगा इंडिया। अब हम बात करते हैं कौन सी टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस ऑन द बेसिस ऑफ वेव प्रोसेस। तो देखिए 2 टाइप के प्रोसेस होते हैं, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल का मतलब क्या है? इरिवर्सिबल का मतलब ये है कि आप घर जाते हो, घर से कोचिंग आते हो, कोचिंग से घर जाते हो, तो रिवर्सिबल हो गया, आते हो जाते हो, बोल सकते हैं हम, दोनों डायरेक्शन चलने वाली प्रोसेस। इरिवर्सिबल का मतलब क्या होता है? एक बार ऊपर गए तो गए, वापस लौट के नहीं आते हैं, बन गए। हाँ सर। ठीक है ना। जैसे आप ऊपर Yes, जाते हो, sir. यमराज दरवाजा बंद कर लेता है, बोले अब नहीं जा सकते हो, लॉकडाउन चालू हो गया है। हाँ सर। तो वहां जैसे ऊपर जाते लॉकडाउन चालू हो जाता है, तो वो कहलाता है इरिवर्सिबल। तो इरिवर्सिबल एक डायरेक्शन में होता है, रिवर्सिबल दोनों डायरेक्शन में होता है। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए रिवर्सिबल में क्या होता है, हम कैसे रिवर्सिबल को समझें। जैसे यहाँ पर देखिए गैस भरी हुई है, इसमें गैस भरी हुई है, इसका कुछ प्रेशर है जो ऊपर की तरफ लगा रहा है। अब हम चाहते पिस्टन अगर ऊपर आए तो इतना धीरे 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 धीरे, इतना धीरे 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 आए कि उसको कितना टाइम लगे? इनफाइनाइटसिमली स्मॉल टाइम, इतना टाइम लगे, जिससे जिससे यहाँ का जो प्रेशर है वो ऊपर का प्रेशर एकदम कांस्टेंट रहे, बरोबर रहे, चेंज ना आए। क्योंकि अगर पिस्टन अगर एकदम से ऊपर आ गया, इसमें देखो गैस भरी है, पिस्टन एकदम अगर ऊपर से आ गया तो क्या होगा? अंदर का प्रेशर कम हो जाएगा, उतना ही रहना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए, है ना। हाँ सर। तो अब यहाँ पर देखिए हमने क्या किया, एक सैंड पार्टिकल जरा से इसके ऊपर डाल दिया, दूसरा सैंड पार्टिकल डाला, तीसरा डाला, चौथा डाला, पांचवा डाला, छठा डाला, ऐसा करते 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 पिस्टन हमने कैसा इमेजिन किया? मासलेस पिस्टन है, गैस के ऊपर रखा हुआ है। हाँ सर। ठीक है ना। अब या फिर ऐसा करो, यहाँ पर गैस भरी हुई है, पिस्टन रखा हुआ है, यहाँ पर क्या है? पाइल ऑफ सैंड रखी हुई है। अब मैं क्या करूंगा कि एक एक सैंड पार्टिकल बाहर निकालूंगा, एक एक उठा उठा के बाहर निकालूंगा। हाँ। कितना टाइम लगेगा? बहुत टाइम लगेगा। इतना हाँ, टाइम सर. लगेगा कि हम क्या मान के चलेंगे कि पिस्टन धीरे 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 ऊपर आ रहा है, एक ही रेट से आ रहा है। ओके तब सर। यानी उस समय वो हमेशा हर स्टेप पर वो क्या है? इक्विलिब्रियम में है। हाँ। ठीक है। हाँ सर। अब यहाँ देखिए हाँ, सर. पिस्टन का फ्री बॉडी डायग्राम। पिस्टन का फ्री बॉडी डायग्राम क्या है? पिस्टन का खुद का वेट नीचे की तरफ लगेगा। फ्री बॉडी डायग्राम आपने सर्कुलर पढ़ रखा ना, फ्री एनएलए में। Yes, sir. वेट नीचे की तरफ लगेगा, गैस क्या करेगी? ऊपर की तरफ धक्का लगाएगी, ऊपर जो एटमॉस्फेयर प्रेशर बैठा हुआ है वो नीचे की तरफ धक्का लगाएगा। हाँ सर। तो टोटल नीचे की तरफ दो प्रेशर लग रहा है, एटीएम और ए वाला एमजी बाय में ए, ओके। और ऊपर की तरफ एक लग रहा है गैस का। बस दोनों को इक्वेट करना है, कुछ नहीं, दोनों को इक्वेट करना है। अब पिस्टन अगर इक्विलिब्रियम में, इसका मतलब क्या है? दोनों चीजें ए इक्वल टू ए बराबर होना चाहिए हमेशा। क्या कहलाएगा? इक्विलिब्रियम में कहलाएगा। जैसे पी और वी के बीच में अगर हम ग्राफ प्लॉट करें, तो अगर इनिशियल प्रेशर कितना है? इतना है, तो इनिशियल वॉल्यूम इतना हो गया। अब जैसे ही आपने प्रेशर कम किया तो वॉल्यूम सडनली बढ़ा, मतलब धीरे धीरे बढ़ाया, तो फाइनल वॉल्यूम हो गया, फाइनल प्रेशर हो गया। तो यहाँ पर देखिए आई से एफ तक जब आप आ रहे हैं तो ये एक्सपांशन कहलाएगा ही। अगर हम ऊपर की तरफ जाते तो क्या कहलाता? वॉल्यूम कम होता तो क्या कहलाता? कंप्रेशन कहलाता है। दो चीजें यहाँ पर हो रही कि नहीं हो रही? एक एक्सपांशन, एक कंप्रेशन। तो अगर इस तरीके से प्रेशर चेंज हो रहा हो कि हमेशा गैस का प्रेशर इक्वल टू एटीएम प्लस पिस्टन का प्रेशर,
कांस्टेंट रहे, इक्वल रहे, तो वो इक्विलिब्रियम कहलाएगा, अदरवाइज इरिवर्सिबल कहलाएगा, अदरवाइज इरिवर्सिबल कहलाएगा। तो इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल में दोनों फर्क क्या है? दोनों फर्क ये है कि रिवर्सिबल तो आइडियल प्रोसेस है और इरिवर्सिबल नेचुरल प्रोसेस है। रिवर्सिबल में क्या होता है, ड्राइविंग फोर्स और अपोजिट फोर्स दोनों के बीच में स्मॉल डिफरेंस होता है, और इरिवर्सिबल में लार्ज डिफरेंस होता है। रिवर्सिबल में हर पॉइंट पर वो इक्विलिब्रियम में रहते हो, इरिवर्सिबल में हर पॉइंट पर इक्विलिब्रियम में नहीं होते हैं। रिवर्सिबल क्या है, स्लो प्रोसेस है, इरिवर्सिबल क्या है, फास्ट प्रोसेस है। हाँ सर। क्या इतनी बात समझ में आ गई? हाँ सर। तो Yes, sir. जितनी भी रियल प्रोसेस होती है वो कौन सी होती है? नेचुरल प्रोसेस होती है वो कौन सी होती है? इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल होती है। इसका मतलब ये हो गया कि जो आपने टाइम बर्बाद कर दिया वो तो हो गया, वापस लौट के नहीं आता हो। नहीं आएगा, है ना? क्यों? इरिवर्सिबल हाँ है, सर। नेचुरल है, वो समय वापस आने वाला नहीं। आप कितना भी रो लो, कितना भी कर लो, काश ऐसा हो जाए, कुछ नहीं हो सकता। जो बीत गया है वो अब दौर ना आएगा, ठीक है ना? एक धर्मेंद्र ने गाना गाया था। अब इधर देखिए, तो यहीं से तो आया वो कंसेप्ट। अब यहाँ पर देखिए, क्या देखिए, ये सिस्टम में कंसिडर कर रहा हूं, यहाँ पर ये पिस्टन को मैंने अभी लॉक कर रखा है, मासलेस पिस्टन है, मूवेबल पिस्टन है, अंदर गैस भरी हुई है, ऊपर एटमॉस्फेयर प्रेशर है, ये मैंने लॉक कर रखा है, ठीक है ना? अब मैंने लॉक एंड स्टॉपर हटाया, स्टॉपर हटाया, अगर नीचे का प्रेशर गैस का ज्यादा होगा तो पिस्टन ऊपर की तरफ मूव करेगा, ऊपर की तरफ मूव करेगा, इसका मतलब अंदर का प्रेशर कम हो जाएगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा। हाँ देखिए, इनिशियल पॉइंट पर प्रेशर इतना है तो इनिशियल वॉल्यूम इतना है ना, इनिशियल वॉल्यूम इतना है, सॉरी इनिशियल वॉल्यूम इतना है। लेकिन जैसे ही आपने स्टॉपर हटाया, सडनली प्रेशर कम हो गया, सडनली प्रेशर कम हुआ तो वॉल्यूम सडनली बढ़ गया, हाँ ना? हाँ सर। तो आई से एफ तक क्या है, एक्सपांशन, या एफ से आई तक क्या कहलाएगा, कंप्रेशन। क्या इतनी बात क्लियर होगी सभी को? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, अब हम आते हैं मोड्स ऑफ एनर्जी एक्सचेंज। दो तरीके यहां पर होते हैं जहां पर सिस्टम कैन इंटरेक्ट और एक्सचेंज एनर्जी विथ इट्स सराउंडिंग। जैसे कि नाड़ा पजामे की जोड़ी होती है, दिया और बाती की जोड़ी होती है, वैसे सिस्टम और सराउंडिंग की जोड़ी होती है, ठीक है? हाँ सर। यस सर। राइट। तो अब यहाँ पर देखिए, सिस्टम और सराउंडिंग में जो एक्सचेंज है, जो उनमें आदान प्रदान होता है, वो दो तरीके से होता है, दो तरीके, हीट और वर्क। ये दोनों क्या है, एनर्जी के फॉर्म में। अब हीट क्या है? हीट क्या है? हीट एंड थर्मोडायनामिक्स आप डिटेल में फिजिक्स में पढ़ रहे होंगे या पढ़ चुके होंगे। अब हीट क्या है? एनर्जी का ट्रांसफर सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में बाउंड्री के थ्रू अगर टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से हो रहा हो तो वो क्या कहलाता है, हीट। ओके। हाँ सर। लेकिन अगर एनर्जी ट्रांसफर टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से नहीं हो रहा हो तो उसे क्या कहेंगे हम, वर्क। तो हीट और वर्क में आपको मालूम है, टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से हो रहा हो तो हीट, और उसकी वजह के बिना अगर हो रहा हो तो वर्क। यस नो? हाँ सर। यस सर। अब देखिए, मोड ऑफ हीट ऑफ ट्रांसफर सॉलिड में, फ्लूइड्स में और वैक्यूम में या गैस में कैसे होता है? सॉलिड में कंडक्शन के थ्रू होता है। कंडक्शन के थ्रू कैसे होता है? जैसे ये मॉलिक्यूल है, इसको आपने थोड़ी सी हीट दी, ये बड़ा मस्त हो जाएगा, हीट देकर के इसकी एनर्जी बढ़ जाएगी, हिलने लगेगा, ऐसा हिलने लगेगा, हिलते 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 क्या करेगा, पड़ोसी मॉलिक्यूल से टकराएगा तो अपनी एनर्जी उसको दे देगा, वो भी हिलने लगेगा, वो हिलते हिलते तीसरे को देगा, वो भी हिलने लगेगा, होते होते एनर्जी एक एंड से दूसरे एंड तक पहुंच जाएगी।
यही रीजन है कि मेटल वायर अगर हम ले लें, ठीक है ना, चिमटा ले लीजिए, कौन सा, जो आपने बहुत खाया है मम्मी के हाथ से, रोटी Yes. सेकने वाला, ठीक है, हाँ तो सर, इस सिरे को अगर हम गर्म करते हैं तो क्या होता है, ये वाला भी गर्म हो जाता हो जाता है। क्यों? क्यों ऐसा? इसे हम क्या कहते हैं, कंडक्शन। है। फ्लूइड में क्या होता है, कन्वेक्शन। कन्वेक्शन कैसे, जैसे आपने लिक्विड को गर्म किया, गर्म किया तो क्या होता है मालूम, गर्म चीज का वेट कम होता है कि ज्यादा होता है? कम होता। कम होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ कन्वेंशन करंट आ जाता है, मतलब बीच में एक टाइप से मान लो गैप टाइप का मान लीजिए। और रेडिएशन के थ्रू हीट ट्रांसफर मालूम किस में होता है, वैक्यूम में या गैसेस में, राइट। अब बात कर रहे हैं हम किसकी, हीट और वर्क की तो हमने बात कर ली है। मोड ऑफ हीट ट्रांसफर आप फिजिक्स में डिटेल में पढ़ोगे। कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन, तीनों चीजें आपके फिजिक्स का 11th का पार्ट है, तो उससे मुझे कोई लेना देना नहीं, मुझे मतलब है केमिस्ट्री वाले पार्ट से। अब वर्क देखिए कई टाइप के होते हैं, मैकेनिकल वर्क, इलेक्ट्रिकल वर्क, मैग्नेटिक वर्क, ग्रेविटेशनल वर्क, बहुत टाइप के यहाँ पर वर्क है, ठीक है ना। दुकान में हर टाइप के आइटम्स है। इतनी बात क्लियर हो गई, हाँ ना। यस सर। अब देखिए सेम हाँ, एनर्जी ट्रांसफर अगर हो रहा हो, सेम एनर्जी ट्रांसफर हो रहा हो, तो उसे हम वर्क भी बोल सकते हैं, हीट भी बोल सकते हैं, डिपेंड करता है चॉइस ऑफ सिस्टम। क्या बोले हम उसको, वर्क बोले कि हीट बोले, डिपेंड करता है चॉइस ऑफ सिस्टम। जैसे नीचे एक सिस्टम दिया हुआ है, सिस्टम को देखिए, फोटो को देखिए, इसमें पानी ले लिया है, इसमें पानी ले लिया है, क्लोज कंटेनर में 25 डिग्री सेल्सियस से पानी ले लिया है। सराउंडिंग भी कितने पर है, 25 डिग्री सेल्सियस पर है। एक यहाँ पर हीटर कॉइल है, ठीक है ना, जो पानी में डूबा हुआ है। ये हीटर कॉइल है, ये स्विच है, ये हीटर कॉइल है जो पानी में डूबा हुआ है। ये बैटरी के थ्रू स्विच एस लगा हुआ है, कॉइल इनिशियली 25 पर है। अब यहाँ पर देखिए दो तरीके हैं सिस्टम को चूज करने के लिए। कैसे दो तरीके हैं, पहला तो यह कि ऑल कंटेंट ऑफ द कंटेनर, ऑल कंटेंट ऑफ द कंटेनर, और दूसरा सिर्फ वाटर। पहले में हमने क्या माना, सिस्टम को क्या मान लिया, पूरा ऑल कंटेंट यानी वाटर प्लस कॉइल। दूसरे में क्या माना, सिर्फ हमने वाटर माना। हाँ सर, दो चीजें हो गई। तो वाटर प्लस हीटर कॉइल अगर हम लिए, जब हम इसको ऑन करेंगे, ऑन करेंगे तो क्या होगा, अंदर का टेम्परेचर बढ़ेगा, बढ़ेगा। ठीक है ना, क्लियर। हाँ सर, तो अंदर का यस सर। टेम्परेचर, सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ेगा, लेकिन बाहर का यानी सराउंडिंग का टेम्परेचर भी सिस्टम के टेम्परेचर के अगर बराबर है, अगर सराउंडिंग का टेम्परेचर भी उतना ही है जितना कि सिस्टम का बढ़ रहा है, वैसी सराउंडिंग का, तो क्या पर यहाँ पे हीट फ्लो होगा, यहाँ पर हीट फ्लो नहीं होगा। हीट तो फ्लो नहीं होगी, लेकिन एनर्जी सिस्टम की लगातार बढ़ती जाएगी, हाँ ना, हाँ सर। ठीक है ना। तो heat cannot flow, but still there is increment in the energy of the system, hence there is temperature increment। तो हम क्या बोलेंगे, ये कैसे हो रहा है, ये ऐसे हो रहा है कि जो बैटरी है, बैटरी क्या कर रही है, सिस्टम पर काम कर रही है। क्यों काम कर रही है, क्योंकि इनिशियली because of the heat transfer as initially temperature were equal। नहीं समझे, अगर यहाँ का टेम्परेचर 25 है, यहाँ का टेम्परेचर भी 25 है, लेकिन अगर आप यहाँ पर बैटरी को ऑन कर दिया है, बैटरी को ऑन करने पर यह दोनों में टेम्परेचर डिफरेंस 0 है, हाँ ठीक है, दोनों में टेम्परेचर डिफरेंस 0 है, डिफरेंस 0 है, तो हीट तो फ्लो नहीं होगी, लेकिन यहाँ एनर्जी तो बढ़ रही है ना। क्यों बढ़ रही है, क्यों बढ़ रही है, बैटरी वर्क कर रही है। बैटरी वर्क कर रही है। हाँ। अब जैसे मुझे एक बात बताइए, जैसे अच्छा वो तो लेटेंट हीट होती है, मत बताइए। दूसरा, अगर सिर्फ वाटर को हम सिस्टम ले लें, हीटर कॉइल को क्या ले लें हम, पार्ट ऑफ सराउंडिंग। तो जैसे आप स्विच को ऑन करोगे,
तो हीटर कॉइल का टेम्परेचर बढ़ेगा, वाटर का 25 था, बढ़ेगा तो टेम्परेचर डिफरेंस होगा सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में। हाँ यहाँ सर, पर हीट, वहां पर एनर्जी ट्रांसफर जो होगा वो किस वजह से होगा, हीट डिफरेंस की वजह से, टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से। तो इसे हम क्या कहेंगे, हीट बोलेंगे। इतनी बात क्लियर हुई, यानी डिपेंड करता है हम उसको किस नजरिए से देख रहे हैं, है ना। यस सर। ठीक है, तो इतनी बात सबको समझ में आ गई। हाँ सर, तो अब हाँ अगले सर। लेक्चर में हम बात करेंगे IUPAC साइन कन्वेंशन। ये ध्यान रखना, इस वीक में मैक्सिमम ये चैप्टर में क्लोज कर दूंगा, थ्योरी पार्ट इसका, राइट। ओके तो सर। आज के Okay, लिए sir. इतना ही कंप्लीट करते हैं, ठीक है। और ये मैं PDF अभी सेंड कर देता हूँ। सर वो